हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ पोस्ट 1857, यानी जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसके बाद ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसीज़ थी। और मैं हूँ इमरान शेख। It was clearly observed by the British Parliament that British East India Company was in no power to govern the country। यानी कि सबसे पहले तो ब्रिटेन संसद को यह समझ में आ गया कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतना बड़ा देश चलाने में असफल हो रही है, क्योंकि अगर वो सफल होती तो इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो जाती। The 1857 revolt was a shock to many assumptions held by the British Raj in India। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, उससे ब्रिटिश राज के अनेक अवधारणाओं के लिए एक गहरा आघात था। यानी कि जो अजम्पशंस थे, ब्रिटिश राज के बहुत सारे अजम्पशंस थे, वो उनके लिए एक शॉक था कि ये 1857 रिवोल्ट कैसे हो गया। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 passed by the British Parliament transferred the power to govern India from East India Company to Crown। यानी कि क्या होता था, 1857 से पहले जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन फिर 1858 के अंदर ये कानून आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, यानी भारतीय परिषद नियम 1858। इसकी वजह से ये हुआ कि भारत का जो नियंत्रण करने की जो सत्ता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित करते हुए क्राउन को दे दी गई। यानी कि जो राजा रानी है, उस वक्त तो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनको सौंप दी गई। तो इस डायग्राम के जरिए हम समझते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो एक्चुअल है क्या। जैसे ही रिवोल्ट शांत हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह कानून पास कर दिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 जो कानून है ये तुरंत उन्होंने पास कर दिया। 1857 तक क्या होता था कि सत्ता सीधे गवर्नर जनरल के पास थी, जो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए ये चलाते थे। गवर्नर जनरल जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक नुमाइंदे थे, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनके प्रति थी। और जो ये गवर्न करने का जो चार्टर था उसे रॉयल एसेंट से मिला हुआ था। यानी जो क्वीन थी, क्वीन ने ये रॉयल एसेंट दिया हुआ था, एक चार्टर दिया हुआ था कि आप भारत के ऊपर ये चला सकते हैं, ये राज कर सकते हैं, ये सत्ता चला सकते हैं। लेकिन 1857 के स्ट्रगल के बाद ये हुआ कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ये समझ में आ गया कि सत्ता को सीधे अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव को अपॉइंट किया, जो अब सीधे सीधे भारत पर नियंत्रण रख रहे थे। अब जब हम बात करते हैं कि रॉयल कंट्रोल, तो हम जानते हैं कि ब्रिटेन में राजा रानी का शासन है और वो अब तक चला आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के तहत ये काम करते हैं, और जो पार्लियामेंट कहती है उसको ये एसेंट देते हैं, ये जो सिर्फ एक सील के लिए राजा या रानी होते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडेड बाय द काउंसिल डिमिनिश्ड द वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल्स रोल इन गवर्निंग इंडिया। जो राज्य सचिव की जो नियुक्ति थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो नियुक्ति थी, जिन्हें एक परिषद का सहयोग था, एक गवर्निंग काउंसिल का एक सहयोग था, वो उसके आने की वजह से क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे उनका रोल धीरे धीरे कम होता गया। द ब्रिटिश राज इन इंडिया बिकेम इवन मोर रिएक्शनरी। पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल है वो इंडिया में रहते थे और यहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को समझते थे और उस प्रकार अपनी सत्ता को चलाते थे। लेकिन अब यह हुआ कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किए गए, जो राज्य सचिव है, उनको नियुक्त किया गया, और उनका ऑफिस जो था वो लंदन में था। तो लंदन में होने के कारण ये जो सत्ता थी, ये जो ब्रिटिश राज था, वो एक प्रतिक्रियावादी बन गया, रिएक्शनरी टाइप बन गया। द मेन टीनेट्स ऑफ ब्रिटिश राज नाउ बिकेम, जो इसके ब्रिटिश शासन के जो मुख्य सिद्धांत थे वो अब ये बन गए। यानी कि पहले जो 1857 के रिवोल्ट से पहले कुछ उनके सिद्धांत थे, और उसको थोड़ा परिवर्तन करते हुए उन्होंने समय के मांग के हिसाब से उसमें चेंजेस किए।
तो पहला सिद्धांत यह था कि डिवाइड एंड रूल, मतलब कि फूट डालो और राज्य करो। उन्होंने सेना में फूट डाली, उन्होंने सिविल सोसाइटी में फूट डाली यानी नागरिक समाज में फूट डाली, उन्होंने प्रशासन में फूट डाली। उसके बाद सेकंड पॉइंट यह था कि merely 100% control of Britishers on important government posts and elected representative bodies, यानी कि जो महत्वपूर्ण सरकारी पदे थे यानी और जो निर्वाचित जो निकाय थे यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जो महत्वपूर्ण सरकारी पदे यानी गवर्नमेंट पोस्ट थे उस पे 100% 100% जो था ब्रिटिशर्स का गौरव का ये कंट्रोल था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी के ऊपर उनका जो व्यय था, उनका जो खर्च था वो उन्होंने बढ़ा दिया। अब देखते हैं कि की चेंजेस मेड बाय द ब्रिटिश इन आर्मी पोस्ट 1857 रिवोल्ट, यानी जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद ब्रिटिश ने आर्मी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए। डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू मार्शल एंड नॉन मार्शल कैंप्स, पहले तो उन्होंने जो सोसाइटी है उनको दो हिस्सों में बांटा, एक है मार्शल और दूसरी है नॉन मार्शल। मार्शल कैंप में आते थे अवध, सेंट्रल इंडिया और बिहार। ये जो लोग थे ये विरोध करने वाले लोग थे। हमने देखा कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम जो था ब्रिटिश इंडिया के जो सेना थी उनके लोगों ने ज़्यादा रिवोल्ट किया। और हम ये भी जानते थे कि 75,000 सोल्जर्स इन ब्रिटिश इंडिया वेर फ्रॉम अवध विच मेड मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडिया आर्मी में वो अवध से थे। तो उन्होंने इनको मार्शल ग्रुप में डाल दिया और जो पंजाबीज थे, गुरखास थे, पठान थे उनको नॉन मार्शल ग्रुप में डाल दिया। पंजाबीज जो थे मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी पंजाब है वो मिला के पंजाबीज आए। गुरखास जो थे वो नेपाल से आए, नेपाल भी इन्होंने ले लिया था। और पठान जो थे अफगान से आए, अफगान भी इन्होंने ले लिया था। यूरोपियंस टू कंट्रोल ऑल स्ट्रैटेजिक पोस्ट एंड लोकेशन, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोस्ट थे यानी जहां रिवोल्ट होने की बहुत संभावना थी, बहुत चांसेस थे, वो इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर जो है वो ब्रिटिशों ने, यूरोपियंस ने अपना कंट्रोल रखा। कम्युनल, कास्ट, ट्राइबल एंड रीजनल लॉयल्टीज वेर एनकरेज्ड, यानी जो सांप्रदायिक थे, जो जातीय, आदिवासी और क्षेत्रीय, ये वफादारियों को इन्होंने ज़्यादा प्रोत्साहित किया। कंप्लीट कंट्रोल वॉज नाउ एक्सर्टेड ऑन प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थे, उन पे अपना पूरा नियंत्रण कैसे बना रखे उस पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और ये कंप्लीट नियंत्रण रखने का उन्होंने दावा किया। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पे जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की विदेश नीति क्या है। ये समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 2015 में भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है। हु डिसाइड्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 2015, कौन तय करता है कि भारत की विदेश नीति क्या है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज अ वास्ट सिस्टम, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है वो एक बहुत बड़ा तंत्र है। मेड अप ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि जो उनके नीतियों के समावेश से बना हुआ है। बहुत सारे जो नीतियां हैं उनके समावेश से ये जो फॉरेन पॉलिसी है बनती है। हुज लीडर इज द फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि जो विदेश मंत्री होते हैं वो है इस फॉरेन पॉलिसी के लीडर होते हैं। एडेड बाय द ब्यूरोक्रेसी कॉल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं उसके लीडर होते हैं और जो मंत्रालय के नौकरशाह है वो इसके सहयोगी होते हैं। विदेश मंत्रालय के जो नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेसी है, वो इनके सहयोगी होते हैं। सुपरवाइज्ड बाय द कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जिसका निर्देशन प्रधानमंत्री करते हैं और कैबिनेट करते हैं। प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट होती है इसका पूरा निर्देशन करती है। रैटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी अनुमोदन जो है वो संसद करती है। एक चुनावी प्रक्रिया को समस्त भारतीयों के लिए के द्वारा, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस होती है और उसके द्वारा ये पार्लियामेंट आती है और फिर उसका अनुमोदन करती है।
उसके बाद है ब्रिटिश वांटेड टू कॉन्कर मैक्सिमम टेरिटरी इन एशिया एंड अफ्रीका। यानी कि ब्रिटिश जो है अफ्रीका और एशिया के अंदर अधिकतम संभव क्षेत्र जीतना चाहते थे। टू डू दिस दे यूज्ड इंडियाज रिसोर्सेस, मिलिट्री, फाइनेंस टू पावर देयर एक्सपेडिशंस। यानी इसको जीतने के लिए भारत के संसाधन जैसी कि सेना हो गई, उसके बाद वित्त हो गया यानी पैसा हो गया, फाइनेंस, इसका भरपूर इस्तेमाल ब्रिटिशों ने किया। दे अटैक्ड ऑल नेबर्स, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा एंड भूटान। यानी कि जो हमारे पड़ोसी थे, नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, इन पर उन्होंने कई हमले किए। इन 1814 द नेपाल वॉर वॉज फॉट। 1814 के अंदर नेपाल का युद्ध लड़ा गया और जिसमें नेपाल हार गया। और नेपाल हारने के बाद उन्होंने गढ़वाल का, कुमाऊं, तराई, सिक्किम, ये जो क्षेत्र थे ये ब्रिटिशों को सौंप दिए। और ब्रिटिशों ने जो नेपाल ने अपन ब्रिटिश रेसिडेंट स्वीकार कर लिया। अब ये रेसिडेंट क्या होता है? अब ब्रिटिश जो थे ये कम मात्रा में थे और ये क्षेत्र जो था वो बहुत बड़ा था। भारत का क्षेत्र जो अभी इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, बर्मा है, ये जो क्षेत्र है इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल जा रहा था। तो ब्रिटिश ने एक नई पॉलिसी लाई थी, रेसिडेंट। मतलब वो क्या करते थे कि राजा को हुकूमत करने का वो आदेश देते थे, लेकिन वहाँ उनका एक मिलिट्री जनरल होता था जो अपने टुकड़ी के साथ वो वहाँ रहता था। उसके बाद जो है द ब्रिटिश एम्पायर हैड रीच्ड द हिमालयज नाउ। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है अब हिमालय तक पहुंच चुका था। बर्मा वॉज कॉन्कर्ड थ्रू 3 वॉर्स इन 19th सेंचुरी। जो 19वीं सदी थी उसके अंदर 3 जंग हुए और ये जंग जो है, ये युद्ध जो है ये 60 साल तक चला। और 60 साल के युद्ध के बाद ब्रिटिश ने बर्मा पर कब्जा पा लिया। 3 मेजर रीजंस फॉर कॉन्करिंग बर्मा। अब ये बर्मा ये क्यों कॉन्कर करना चाहते थे? इन्होंने 60 साल क्यों अपने वेस्ट किए? इन्होंने इतने रिसोर्सेस, इतना पैसा, इतने लोग क्यों वेस्ट किए? इसके क्या कारण थे? तो इसके 3 मेजर कारण थे। पहला कारण है बर्मा हैड अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड ब्रिटिश हैड द बेस्ट नेवी। यानी कि जो समुद्रीय तटीय रेखा थी ये बर्मा की बहुत बड़ी थी और ब्रिटिश के पास नेवी बहुत बढ़िया थी। तो ब्रिटिश ये समझते थे कि हम बर्मा जो है आसानी से जीत लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि द टिम्बर ऑफ नॉर्थ बर्मा वॉज वेरी टेम्पटिंग फॉर ब्रिटिश मर्चेंट्स। यानी कि जो उत्तरी बर्मा के जंगल थे उसके अंदर टिम्बर की लकड़ी थी और जो ब्रिटिश टिम्बर व्यापारी थे उनको ये ललचा रही थी। तो ये टिम्बर व्यापारियों ने क्या किया? पार्लियामेंट पे प्रेशर डाला कि वो आप युद्ध का आदेश दो और बर्मा से लकड़ी इंपोर्ट करके पूरे यूरोप में सप्लाई करो। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि द बर्मीज हैड साइंड अ कमर्शियल ट्रीटी विथ फ्रांस विच मेड ब्रिटिश जेलस। हम ये जानते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में काफी सालों तक युद्ध चला रहा और अब जब बर्मा के राजा ने फ्रांस के साथ एक व्यापारिक समझौता किया था तो उसके वजह से ब्रिटिश को काफी ईर्ष्या हो गई, वो ईर्ष्यालु हो गए, वो जलस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द 3 वॉर्स। अब ये 3 साल आपको याद रखने जरूरी है, 1824, 1852 और 1885। ये 3 साल जो है 3 वॉर्स ऑफ बर्मा के जो है युद्ध हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बर्मीज गोरिल्लाज इंडल्ज्ड फॉर 5 years। जो 1885 का जो थर्ड बर्मा वॉर हुआ उसके अंदर 5 साल तक, लगातार 5 साल तक बर्मा गोरिल्लाओं ने संघर्ष किया। उसके बाद द ब्रिटिश वांटेड सेफ जोन इन सेंट्रल एशिया। ब्रिटिश चाहते थे कि एशिया के अंदर एक सुरक्षित क्षेत्र वो चाहते थे, इसलिए वो अफगानिस्तान को एक आइडियल लोकेशन मानते थे। So they attacked Afghanistan thrice and won each time। तो उन्होंने अफगानिस्तान पर 3 बार हमले किए और हर बार वो अफगानिस्तान का इलाका जीते, लेकिन हर बार अफगानिस्तान वापसी कर लेता था। तो the British realized that keeping the subordinates for long time is not possible।
यानी कि ब्रिटिश को यह एहसास हो गया कि अफगान को दबा कर रखना ज्यादा समय तक नामुमकिन है। तो ये था हमारे पॉलिसीज, ब्रिटिश पॉलिसीज पोस्ट 1857। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।